वो आपको वोट देके सत्ता में लाते हैं और आपके देखने का नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है या ईसाई है। ये नजरिया जहां सत्ता की नजरों में रही, वो सत्ता कभी भी न्याय कर ही नहीं पाएगी। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये नजरिया है कि सबको एक समानता, एक बराबर से देखेंगे। आज मैं कहूंगा कि मुसलमानों की लिटरेसी रेट, वारिस भाई मानेंगे कि 2001 में जो लिटरेसी रेट थी और आज 2024 में जो लिटरेसी रेट है, ये कहीं ना कहीं मदरसों का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, प्लस मुस्लिम बच्चे जो स्कूल जाना शुरू किए, खासकर मुस्लिम लड़कियां, ये कमाल के लिटरेसी रेट है। आज हमारे देश का लिटरेसी रेट लगभग 81% पहुंच चुका है। देश अवेयर हो रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की कलेक्टिव बात कर रहा हूं। लाभार्थी योजना आप देखिए, सबको लोग लेके चल रहे हैं। एक एवरेज 33% सिर्फ मुस्लिम्स हैं, जबकि मुस्लिम की आबादी तो 33% नहीं है। ये शो करता है कि गरीबी से निकलने की जो 25 करोड़ हमारे गरीबी रेखा से निकले हैं, उसमें फिर से 35% इसमें मुसलमान हैं। तो वारिस भाई को तो इसमें खुश होना चाहिए ना। अब मुझे अगर आप ही बताइए, आप तो न्यूज में हैं, रोज दिन कवर करते हैं, पूरे देश को कवर करते हैं, कहां मस्जिद तोड़ दी भैया? जो बोल रहे थे कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, अवैध मदरसे तोड़े गए हैं आसाम में, मस्जिदें कहां तोड़ी गई हैं? ये होता है टीवी पे बैठ के झूठा नैरेटिव फैलाना। अगर कोई सरकारी जमीन अतिक्रमण, मैं बताता हूं, आपको नहीं पता या मंदिर, अजय आलोक जी, मैं आपको बताता हूं मस्जिदें कहां तोड़ी गई हैं। मस्जिदें तेलंगाना में तोड़ी गई थी, जिसके बारे में वारिस पठान और इनकी पार्टी के लोग कुछ ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि अभी वहां पिछले जो मुख्यमंत्री थे वो ओवैसी साहब के बहुत अच्छे मित्र थे। वारिस पठान साहब, तेलंगाना में मस्जिदें तोड़ी गई हैं, सही है ये? बिल्कुल, वहां तोड़ी गई थी। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया रात के अंधेरे में। क्या कहां रहते हो दिल्ली में? तेलंगाना में तोड़ी गई थी नहीं सर? दिल्ली में क्या किया? मस्जिद को नहीं तोड़ा। हल्द्वानी में क्या किया? हल्द्वानी में क्या किया आपने? नहीं सर, तोड़ा। तेलंगाना में तोड़ी या नहीं तोड़ी? कितनी सारी मस्जिदों के नाम में आपको गिनाऊं भाई? सर, तेलंगाना में तोड़ी या नहीं तोड़ी सर? तेलंगाना में तोड़ी या नहीं तोड़ी? तेलंगाना में तोड़ी नहीं मस्जिद को, बड़े मस्जिद की जगह मस्जिद बना के दिया है, बड़ी सी मस्जिद वहां पर। तेलंगाना में कोई तोड़ी नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जहां जहां मस्जिद तोड़ी है उसका तो वारिस भाई, तेलंगाना में तोड़ी गई मस्जिद, और अगर मस्जिद की जगह पे मस्जिद बना देना अगर सोल्यूशन है, तो राम मंदिर बनने के बाद मस्जिद के लिए जगह दी गई, उसके लिए आप लोग क्यों दुखी होते हैं? आपने नहीं दिया। सुप्रीम राम मंदिर का जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा है कि हमारे पास कोई प्रमाण ऐसे नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। गोगोई ने कहा है कि एएसआई का सर्वे रिपोर्ट भी दर्शाता नहीं है कि 23 और 24 तारीख के दिसंबर की रात को अचानक से जो मूर्ति प्रकट हो गई थी उसका कोई प्रमाण नहीं है। आस्था की बुनियाद पर यह फैसला दिया गया था, एविडेंस की बुनियाद पर नहीं था। यह आपको मानना पड़ेगा। और मेरा आज भी बोलना है, कल भी बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा, हमारी औलादों को भी बताएंगे सिन्हा साहब कि हमारी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत शहीद कर दिया गया, और एक जगह जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। ये मेरी ईमान है, ये मेरा आस्था है, ये मेरा मानना है। इसको आपको मानना पड़ेगा। मानना है, मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। मैं अजय आलोक जी आपको मौका दे रहा हूं, और लोकेश भाई आपके पास भी आ रहा हूं। अजय भाई आपके पास आ रहा हूं, लोकेश भाई आपके पास भी आ रहा हूं। आस्था का क्या? नहीं, वारिस पठान साहब, आपका ये कहना है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मैं आ रहा हूं, सुबह ही आ रहा हूं, 1 मिनट, अभी तो लोकेश भाई के पास गया भी नहीं हूं। वारिस पठान साहब, मस्जिद को शहीद कर दिया गया और वहां पर मस्जिद थी, ऐसी ही मस्जिद तेलंगाना में भी शहीद हुई, मैं आपके ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, और वहां दूसरी जगह आपको मस्जिद बना के दे दी गई। आपको उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री आपके दोस्त थे, आपकी पार्टी के बड़े नेता के दोस्त थे। यहां हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है तो आपके लिए वो शहादत का विषय हो जाता है। ये तो गलत है ना, फिर वहां भी मस्जिद के लिए लड़ते हैं। भी 200 नहीं, जहाँ ईमान की बात आ गई, जहाँ ईमान की बात आ गई, वहां कोई भी दोस्त दुश्मन नहीं है। वह ईमान है। मेरी आस्था, मेरा ईमान, मेरा रिलीजियस बिलीफ एक ही चीज बताता है कि बाबरी मस्जिद जाती है ता कयामत तक रहेगी। और अब तो इनकी नजर हमारी दूसरी मस्जिदों पे आ गई है। 30,000 मस्जिदों का लिस्ट लेकर बैठे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भी धजिया उड़ा रहे हैं ये लोग। जो बना क्यों था, अजय आलोक को मालूम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों आया था? ताकि जो भी इस तरह की इमारतें, मॉन्यूमेंट, रिलीजियस स्ट्रक्चर, मंदिर, मस्जिद ना 15 अगस्त 1947 के पहले थे, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, तो फिर क्यों ये नया शोषा छोड़ रहे हो? आपको पोलराइज करना है ना, क्योंकि विकास तो कुछ किया नहीं है आप लोगों ने। डेवलपमेंट के नाम पे तो जीरो है। अजय आलोक छोटा सा रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जाऊंगा लोकेश जिंदल के पास। वो कह रहे हैं आपने विकास नहीं किया, आपने मस्जिदें तोड़ी हैं पोलराइज करने के लिए, आप और मस्जिदें तोड़ना चाहते हैं, आप हिजाब बैन करना चाहते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों को पीछे धकेल रहे हैं।
छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं लोकेश जिंदल के पास जाऊंगा। अजय आलोक। मैं पहली बात कि मैं इनसे ये यूजलेस डिबेट में इनसे पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि इनका काम है भड़काना, इनका काम है आग लगाना। सच्चाई तो ये है कि 14 में भी और 19 में भी 7 से 9% मुसलमानों के वोट हमें मिलते रहे हैं, और हमारा यही प्रयास है लगातार कि ये वोट प्रतिशत हमारा बढ़े, और ये बढ़ रहा है। इनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। देवबंद की सीट हम जीतते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें मुसलमान वोट कर रहे हैं, ठीक है ना, जहां से अलग अलग फतवे जारी होते हैं। इस आज की तारीख में इनका एक ही काम हो गया है, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे 1991 में, वो कुछ नहीं था, सिर्फ तुष्टीकरण था, प्योर तुष्टीकरण मुसलमानों के लिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी विरोध किया था और आज भी करती है। तो अभी न्यायालय में मामला पेंडिंग है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं इस पर, लेकिन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से यह देश चला है 70 साल और कुछ नहीं। ये पैटर्न बदल रहा है, अब तुष्टीकरण नहीं होगा किसी का भी। ठीक है, तुष्टीकरण नहीं होगा। मैं लोकेश जिंदल के पास आऊं, उससे पहले हजारों वोट जो पड़ रहे हैं उसमें तीसरे सवाल का रुझान बता देता हूं। मुसलमान अगर मोदी को बहुत भर भर के वोट नहीं करेगा तो किसको वोट करेगा, जरा यह भी सुनिए, फिर लोकेश जिंदल के पास चलते हैं। मुसलमान मोदी को छोड़कर किसे वोट करेगा, इस पर देश का रुझान। कांग्रेस को वोट करेगा, ये कह रहे हैं 21% दर्शक कि अगर मोदी को वोट नहीं करेगा तो सीधा कांग्रेस के पास जाएगा वोट, किसी और को नहीं जाएगा। इंडी गठबंधन की पार्टियों को, चाहे वो टीएमसी हो, सपा हो, आरजेडी हो, किसी एनसीपी हो, किसी को भी वोट करेगा, ये कहने वाले 32% लोग हैं। ओवैसी की पार्टी को वोट जाएगा, ये कहने वाले मात्र 8.5% से भी कम लोग, और जो मोदी को हराए उसको वोट कर देगा। सबसे ज्यादा वोट इस ऑप्शन को गया, ऑप्शन डी। करीब 38% लोग दर्शक कह रहे हैं कि मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता कि उसका भला कौन करेगा, वो सिर्फ इस बात पर वोट करेगा कि जो मोदी को हराए उसको वोट चला जाएगा। और ओवैसी साहब जो इतना मुसलमान करते हैं, उनकी पार्टी को वोट जाएगा, ये कहने वाले 8.5% के करीब लोग। अब लोकेश जिंदल आप बताइए, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया मुसलमान के लिए तो भी 23,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो मोदी को हराएगा उसको वोट जाएगा, कांग्रेस को वोट जाएगा, ये कहने वाले 21% लोग। सुशांत जी नमस्कार, पैनल पे आए सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमस्कार। सुशांत जी, जब भी कोई सरकार किसी एक धर्म को प्राथमिकता देती है तो वो दूसरे धर्म के नागरिकों को एक दूसरा दर्जा दे देगी। पिछले 10 वर्षों में जो हुआ, उन 10 सालों में सरकार की नीतियों के कारण वर्तमान में मुसलमानों जो हिंदू नहीं है उनको एक दूसरे दर्जे के नागरिक की तरफ भारत देश में ट्रीट किया जा रहा है। ये वास्तविकता है। सुशांत जी, क्या हमने अपनी सभी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निवारण कर लिया है क्या? नहीं किया है। वर्तमान में भी हमारे पास कई ऐसी आर्थिक मुश्किलें हैं, सामाजिक मुश्किलें। पर लोकेश भाई, इसको थोड़ा फैक्चुअली अगर आप प्रूव करें, जैसे मैं अगर डेटा देखता हूं, जनधन अकाउंट पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों के खुले, बिजली पहुंची जो सबसे, और मैं सबसे निचले तबके की बात कर रहा हूं, उसमें मुसलमानों के घर में जो बिजली पहुंची वो हिंदुओं से भी ज्यादा पहुंची। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले वो मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिले। तो अगर मुसलमान के अंदर को लेकर नफरत फैलानी होती, उनको खत्म करना होता, तो ये सब क्यों हो रहा होता? सुशांत जी, आपका ये कहना है कि राजनीतिक तौर पर हम उन्हें एक दूसरे नागरिक का दर्जा दें और सामाजिक और आर्थिक विकास के आंकड़े समक्ष रखें, तो क्या ये न्यायिक है? क्या ये संवैधानिक है? क्या मेरा प्रश्न ये है। नहीं, पर किसी को घर दे रहे हैं सबसे ज्यादा, हिंदू से भी गरीब हिंदू, गरीब क्रिश्चियन, गरीब सिख से ज्यादा घर मिल रहा है, तो वो दूसरे दर्जे का नागरिक कैसे हो रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। सुशांत जी, मैं ये प्रश्न को एक और बार दोहराता हूँ। क्या किसी एक समुदाय का राजनीतिक स्तर नीचे कर उसे आर्थिक और सामाजिक स्तर की अगर हम फैसिलिटीज दे दें, सुविधाएं दे दें, तो क्या ये संवैधानिक नहीं? तो राजनीतिक स्तर कैसे नीचे किया, थोड़ा इसको समझाइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जी, वर्तमान में 20% मुसलमानों की आबादी है। हाँ। ऐसा क्यों है कि सरकार को ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए उनका एक नेतृत्व देने के लिए उनके नेता जो है संसद में भी हो,
या फिर किसी भी एक जगह पर ऐसा क्यों नहीं है कि लिस्ट में उन मुसलमानों को किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए? नहीं, तो ये तो कांग्रेस ने भी नहीं जब किया। हम बात करते हैं, कांग्रेस ने भी नहीं किया। आपने मनमोहन सिंह को, एक सिख को बनाया प्राइम मिनिस्टर, आप मुसलमान को बना देते, इतने मुसलमान की चिंता थी। सुशांत जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत केवल एक धर्म के विरुद्ध में एक एक्ट लाया गया। नहीं नहीं नहीं, एक्ट के शब्दों आप को सारे फैक्चुअल गलत बात बोल रहे हैं सर, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है बीच में। सीए किस धर्म के खिलाफ है भाई? जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की, उनकी बात हो रही है। पाकिस्तान में क्या मुसलमान माइनॉरिटी है? बांग्लादेश में क्या मुसलमान माइनॉरिटी है? सुशांत जी, उस पर्टिकुलर एक्ट में लिखा हुआ है कि वहां से जो भी माइग्रेंट्स आएंगे, उन माइग्रेंट में केवल मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी जो धर्म के लोग हैं, अरे पर उन्हें जो है मुसलमान एक क्यों तरह आएंगे से भाई? नागरिकता की वो पाकिस्तान में नागरिकता तो का वो प्रावधान मुसलमान है किया जो जाएगा। हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, वो अपना फैसला नहीं, कर चुके। सुशांत जी, अब आज उनको नहीं, हम कहें कि तुम वहां यहां वापस आ जाओ, क्यों? अगर कोई मुसलमान भारत देश में आकर रहना चाहता है, मैं अदनान सामी की बात करता हूँ। अदनान सामी जो थे पाकिस्तान के नागरिक थे, वे पाकिस्तान छोड़कर भाई भारत तो में आए, भारत में बस गए, भारत की ठीक, बहुत नागरिकता ले बढ़िया ली। बात। लेकिन मैं अगर ये कह रहा हूं कि आकर मुसलमान अगर यहाँ के एक रहना मिनट, चाहता है, नागरिकता एक अप्लाई करे, उसको देखेंगे, देंगे। सीए के तहत उसको नागरिकता क्यों देंगे भाई? वो माइनॉरिटी है और वहां पे प्रताड़ित हो रहा है तो नहीं मिले, सुशांत तब दे जी, सकते हैं। अगर